जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले 2021-22 का जो सेशन था 22-23 वाला, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं हमारे, उनका तो बोर्ड एग्ज़ाम 16 तारीख से है। जो नए बच्चे हैं जो 9th में थे अभी तक, वो 10th में एग्ज़ाम दे के पहुँचेंगे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये क्लासेस अब शुरू की गई हैं, आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, ताकि हम लोग जी जान लगाकर आपकी तैयारी करवा सकें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चलिए, तो गाइज़ आज हम लोग मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं दोस्तों कई प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे पहला हो गया आपका प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके। तो वे नंबर्स जो काउंटिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए एक एक डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, पहला हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? n से। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते क्या हैं आपके? वे नंबर जो काउंटिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल n बराबर हो जाता है 1 2 3 4 ... एंड सो। ठीक है, ये होते हैं। हम अगर बात करें कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होती है, तो 1 आपकी सबसे छोटी नेचुरल नंबर होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी नेचुरल नंबर क्या होती है, तो उसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आप कोई भी बड़ी संख्या लिखेंगे और उसके बाद अगर उसमें 1 + n ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो आपकी नई संख्या जो प्राप्त होगी वो उससे बड़ी नेचुरल नंबर कहलाएगी। ठीक है, तो हम सबसे बड़ी तो नहीं लिख सकते, लेकिन सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 होती है। उसके बाद दूसरा है आपका आता है पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स, ये इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स में, यानी प्राकृतिक संख्याओं में, अगर 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं, 0 को भी जोड़ देते हैं, तो आपके जो संख्या समूह प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? आपका होल नंबर कहलाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 0 1 2 3 4 ... ठीक है, ये हो गया 0 1 2 3 4 ... ये आपके होते हैं, आप होल नंबर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो 0 आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर सबसे क्या था? सबसे छोटा 1 था, वैसे यहाँ पे 0 आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। और सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं होती। जितनी बड़ी आप संख्या लिखेंगे उसमें आप केवल +1 ऐड कर दीजिए, उससे बड़ी वो आपकी संख्या मिल जाएगी। तीसरा है आपका पूर्णांक। क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक। पूर्णांक, इसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। ठीक है, इंटीजर। इंटीजर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? Z से। तो इंटीजर की बात करें अगर, तो इंटीजर जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, उसका अगर नेचुरल नंबर के आपका पॉजिटिव ले लिया जाए, नेचुरल नंबर ले लिया जाए, और नेचुरल नंबर में अगर माइनस चिन्ह भी लगा दें, ठीक है, -1 -2 -3, और साथ में 0 को भी जोड़ दें, यानी प्लस की भी संख्या है, माइनस की भी संख्या है, और 0, ये होता है आपका पूर्णांक होता है। जैसे यहाँ पे 0 बीच में लिखेंगे 1 2 3 4 ... इधर -1 -2 -3 ... ये हो गया आपका। ठीक है, ये जो आपका ग्रुप तैयार होता है, यही आपका क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक के बाद आता है आपका एक चीज़ और इसी में जान लीजिए कि पूर्णांक में भी 2 प्रकार के होते हैं आपके। एक होता है धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है आपका निगेटिव यानी कि नकारात्मक, या फिर हम कह सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। ठीक है, ये जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं, ये होती है आपकी धनात्मक पूर्णांक,
और इधर जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं ये आपकी होती है ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है? और एक बचता आपका बीच में जीरो। तो जीरो की अगर बात करें तो जीरो ना तो धनात्मक होता है, ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, और ना ही ऋणात्मक। क्लियर है? चलिए, जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ये अभी हो गए पूर्णांक। अब इसके बाद बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। चलिए, इसके बाद चौथे नंबर की आती है परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इसकी जो डेफिनेशन होती है, वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू कहाँ से बिलोंग करनी चाहिए? ये जो आपका क्यू बराबर होता है यहाँ पे, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ होयर, ठीक है, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर अभी मैंने बताया जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और एक कंडीशन इसमें और होती है, जो नीचे वाली जो आपका जो क्यू होता है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकती। ये इतनी कंडीशन होती है इसकी। अगर ये कंडीशन समझ में आ गई तो थ्योरी लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। वे संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी कॉमा क्यू कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, पूर्णांक से बिलोंग करने चाहिए, और जहाँ और क्यू का मान क्या होता है? जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। ये चौथा था, पांचवा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, तो इसकी डेफिनेशन भी वही है जैसे परिमेय संख्या की, बस फर्क इतना है कि इसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पी कॉमा क्यू जेड से बिलोंग करते हैं और क्यू का मान जीरो नहीं हो सकता, उस रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यही आपकी डेफिनेशन हो गई। तो आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पे। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसका एग्जाम्पल हो गया आप √2, √3, √5, √7 पाई ETC। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पाई आपका परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी जो आपका पाई है वो अपरिमेय संख्या होती है। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं परिमेय संख्या के। परिमेय संख्या के एग्जाम्पल एक देखे ले रहे हैं। जैसे कोई भी आपके फ्रैक्शन वाली वैल्यू रख दीजिए, -4/3, 2/5, 7/9 ETC। बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती हैं, जितने भी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज होती हैं लगभग होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं। अब आपका आता है जो आपका चैप्टर है, सॉरी वास्तविक संख्याएं थे, रेशनल नंबर में, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, उसकी बात करते हैं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, चलिए तो रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? इन्हीं दोनों को पहले आपको पढ़ना था, तभी आप रियल नंबर्स के बारे में जान सकते थे। इसीलिए इतनी भूमिका बनानी पड़ी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए शुरुआत में। ठीक है, तो जो आपका वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं? जब दोनों को एक साथ में रख दिया जाए, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को एक साथ में रख करके एक जो ग्रुप तैयार किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है? वास्तविक। ठीक है, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R बराबर हो जाएगा आपका, इसमें आपकी
परिमेय संख्याएं भी रहेंगी और अपरिमेय संख्याएं भी रहेंगी। तो हम ये बात करें अगर इनको मिला दिया जाए तो हो गया आपका जैसे 2 हो गया, 3/5 हो गया, 7/9 हो गया, पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, बहुत सारी ऐसी होती हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ETC लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि अगर डेफिनेशन की बात करें इनकी तो हम ये लिख सकते हैं कि संख्याओं का वह समूह जिसमें आपकी परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल हों, वो आपका क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर संख्याओं के टाइप्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो कुछ और संख्याएं हैं उनको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग चैप्टर की तरफ अग्रसर होंगे। चलिए सातवां देखिए, सम संख्या क्या होती है। सम संख्या इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होती है भाई, पता है किसी को? चलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। पता है, ठीक है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं इवन नंबर्स कहलाती हैं। यानी कि अगर किसी संख्या को अगर हम 2 से पूरी तरीके से उसको डिवाइड करते हैं, किसी संख्या को 2 से जब डिवाइड करते हैं और वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग सम संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये हो गया आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 21, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, अब जैसे ये तो छोटी छोटी संख्याएं ध्यान से पहचान जाओगे कि ये आपकी सम संख्या है कि विषम संख्या है। लेकिन अगर कहीं बहुत बड़ी संख्या दे जिसमें 7, 8 डिजिट हों, 10 डिजिट हों, 15 डिजिट हों, तो आप कैसे चेक करेंगे कि वो सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो इसके लिए आपको पहचानने का आसान तरीका कुछ नहीं है, बस केवल आपको यूनिट डिजिट चेक करना होता है। सपोज कि यहाँ पे कोई एक संख्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है 5, 8, 9, 3, 2। इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, तो आप क्या करोगे? हमने तो बताया कि वे संख्याएं जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं 2 से, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पे इतना आप डिवाइड करोगे तो बहुत समय लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा डिवाइड करने में। तो इसका एक तरीका होता है कि अगर आपको यूनिट प्लेस, इकाई का स्थान चेक करना होता है, अगर इकाई के स्थान पर ये संख्याएँ आ जाती हैं, कौन कौन सी, इधर देखिए, 0, 2, 4, 6, 8, अगर इन 5 संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर आपकी यूनिट डिजिट पे आती है, इकाई के स्थान पर आती है, तो आपकी क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो देखिए सबसे आखिरी वाला प्लेस चेक करते हैं, ये हो गया 6। 6 क्या इन संख्याओं में से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, ये यहाँ पे है। तो अगर ये है यहाँ पे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये आपकी सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये हो गई आपकी सम संख्या। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्या की, कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। इसकी डेफिनेशन सेम वैसे ही है जैसे आपकी सम संख्या की, बस फर्क थोड़ा सा है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ऑड नंबर कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13... ठीक है, ये आपकी हो गई विषम संख्याएं। एक क्वेश्चन और ऐसे बन जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, वैसे यहाँ पे सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 1। फिर यहाँ पे वही सवाल उठता है, ये तो अभी छोटे छोटे डिजिट हैं तो इसमें हम लोग आसानी से डिवाइड करके पहचान सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्या दे दी जाए जैसे ये दिया हुआ था, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कोई सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो सीधे से जैसे ऊपर वाले में आपका, ठीक है, तरीका था, सेम वैसे इसमें भी है। ये हो गया, इतनी बड़ी संख्या दी हुई है और आपसे कहा जाए कि इसको पहचान के बताइए सम संख्या की विषम संख्या, तो इसमें भी वही काम करना है आपको, बस यूनिट डिजिट चेक करना है।
यूनिट डिजिट चेक करना है। अगर यूनिट डिजिट पे इसके अलावा कोई भी संख्या आती है, इसके अलावा मतलब या तो 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए या 9 आए। अगर इन डिजिट 5 डिजिट में से कोई भी संख्या अगर यूनिट प्लेस पे आती है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या हो जाएगी आपकी। अब ये देखिए 1 यहाँ पे इस वाले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी विषम संख्या हो जाएगी। ये आपकी सम संख्या थी, ये विषम संख्या थी। अब आगे बात करते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं इसको कहते हैं आपको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, भाई मैथ्स स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर की अगर बात करें तो वे संख्याएं जो या तो स्वयं से कटें या फिर उसी संख्या से कटें, खुद से कटें, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, हाँ, वे संख्याएं जो या तो स्वयं से कटें या फिर 1 से कटें, यानी स्वयं से डिवाइड हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, वो आपकी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्याएं, एग्जाम्पल देखिए यहाँ से। ठीक है, अभाज्य संख्या की बात करें तो कहाँ शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और 41, 43 और 47। ठीक है, 47। ये हो गई आपकी 1 से लेकर के 50 तक की। ये कहाँ से कहाँ तक की हो गई, ये हो गई 1 से 50 तक की। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं हो गई। 1 से 50 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कुल आपकी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 15। काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 1 से 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी, 2 3 5 7 11 13 15 17 19 23 और हो गया आपका 29 हो गया, 31 37 41 43 और 47। ये आपकी 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या हो गई। अब बात करते हैं अगर 51 से लेकर के 100 तक की बात करें, 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 51 से 100 तक कुल कितनी होती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 10। ठीक है, वो भी लिखा दें, चलो। उसके बाद आता है आपका 53 हो जाएगा, आपका 57 हो जाएगा, आपका नहीं 57 नहीं, 57 आपका 3 से कट जाएगा, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 67 हो जाएगा और 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा आपका। इसके बाद 79 हो जाएगा यहाँ पे और 83 हो जाएगा। 83 के बाद हो जाएगा 87 हो जाएगा, नहीं 87 नहीं, 83 के बाद हो गया आपका 89 हो गया और ये हो गया आपका 97। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके 51 से लेकर के 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें कि 1 से सीधे बात करें, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक, तो 1 से 50 तक होती हैं 15 और उसके बाद होती हैं 51 से लेकर के 100 तक होती हैं 10। कुल मिला के कितनी होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अभाज्य के बात करते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्या होती हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वे होते हैं, ठीक है, जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों वो आपके क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाते हैं।
ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों वो आपकी भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होता है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 etc। ठीक है, यहाँ पे 4, 6, 8, 10, 12। अब इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। जैसे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 1, कितने फैक्टर हो गए, 3 हो गए। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 1, 3 फैक्टर हो गए। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। देखिए यहाँ पे सबके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। जब किसी संख्या के फैक्टर या गुणनखंड आपके 2 से ज़्यादा होते हैं तो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, चलिए अब क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। ऑप्शन में वहाँ पे दिया रहेगा आपका, ऑप्शन में वहाँ पे दे देगा। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, बी ऑप्शन हो जाएगा 2, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 4। तो जिसको पता रहेगा तो वो 4 पे लगा के आएगा, अदरवाइज जिसको नहीं पता है तो इन्हीं 1, 2, 3 में लगा के चलाए। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है क्या होती है आपकी, 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। चलिए ये हो गया आपकी भाज्य संख्याएं। भाज्य के बाद हम लोग बात करते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ये आखिरी नंबर है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं 11 नंबर है। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ये हो गए आपके, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं, तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह समूह जिनका HCF 1 हो, यानी जिनका मासा 1 हो। 2 या 2 से अधिक, ऐसा समूह जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याएं हों और उनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, ब्रैकेट में लिखा 2,3, इनका HCF निकालेंगे 1 आएगा। 3,5, इनका HCF निकालेंगे आपका कितना आएगा, 1 आएगा। 2, 3, 5 और ये 7, ऐसी ये इनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 5,7, इनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। ये हो गया आपका जो संख्याओं का वर्गीकरण था, संख्याओं के प्रकार थे। 11 प्रकार की होती हैं टोटल संख्याएं, तो एक एक प्रकार यहाँ पे डिस्कशन कर लिया गया। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर में आपका क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर का शुभारंभ करेंगे, ठीक है। आज तो सिर्फ डेमो था, ये मान के चलिए कि बस शुरुआत में आपको क्या करना है, यहाँ पे समझ लेना था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। चलिए देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या में जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहली हेडिंग आती है कि आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर प्रमेयिका। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये क्या होता है आपका, गाइस इसके पहले आप सब लोगों ने, ठीक है, भाग विधि से HCF निकालना सबको पता है, बस वही है, बस इसमें केवल थोड़ा सा स्टेप लिखना है। जैसे हम लोग भाग करते थे, डिवाइड करते थे किसी संख्या को, सपोज कि यहाँ पे 22 लिखा हुआ है और मुझे इसको 5 से क्या करना है, डिवाइड करना, तो कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम में गया, 20 आ गया और रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 2। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भागफल, और इसको क्या कहते हैं, शेषफल। अगर इतना आता है आपको तो बाकी ये जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये हो गया। और जैसे हम लोग इसके पहले पढ़ते थे कि अगर हमें ये और ये चीज़ें, भाज्य पता, भाजक पता हो, भागफल पता हो और शेषफल पता हो, भाज्य निकालना हो, तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि होता है भाज्य बराबर भाजक
गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। चल ये हो गया। यानी अगर मुझे भाज्य निकालना हो तो भाजक और भागफल का हम लोग क्या करते हैं, गुणा कराते हैं और जितना आता है उसमें फिर क्या करते हैं, शेषफल को ऐड कर देते हैं। बस यही काम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी करना है आपको। सपोज किया यहाँ पे कोई नंबर a है और उसको हमने b से डिवाइड किया और q उसका भागफल हो गया, q टाइम में गया और उसका रिमाइंडर कितना आ गया, r आ गया, उसका शेषफल कितना आ गया। तो मुझे अगर a की वैल्यू निकालना हो, किसकी, a की, तो a बराबर होता है इसका गुणा, जैसे अभी बताया, यानी भाजक और भागफल का गुणा, तो b इंटू क्यू हो गया और प्लस हम लोग इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इसका गुणा कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे a की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा b इंटू क्यू और प्लस रिमाइंडर आपका r हो जाता है। ठीक है, यही है आपका यूक्लिड लेमा डिवीजन मेथड। यूक्लिड डिवीजन मेथड यही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है कि a बराबर होता है b इंटू क्यू प्लस r। एक कंडीशन यहाँ पे होती है, चाहे जहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमेशा जो शेषफल आएगा या तो यहाँ पे 0 हो सकता है या फिर 5 से छोटी ही कोई संख्या होगी, 5 के बराबर नहीं हो सकती है। तो वही काम यहाँ पर भी करना है कि जो r की वैल्यू आएगी, r क्या हो सकता है, r या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा किससे, b से छोटा रहेगा। ये आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिमाइंडर की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो वो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 आएगा। 5 नहीं आ सकता है, जैसे रिमाइंडर 5 आने लगेगा एक बार उसका भाग और चला जाएगा। इसलिए जो आपका रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, वो हमेशा भाजक से एक संख्या कम ही आता है, वहीं तक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है r की क्या हो सकती है, वो तो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन b से छोटी ही रहेगी, यानी b से छोटा रहेगा। ठीक है, यही हो गया आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्लियर है, a बराबर होता है b इंटू क्यू प्लस r और इसकी कंडीशन होगी r इज इक्व टू r या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो और b क्या होना चाहिए, वो जो r होगा वो b से छोटा होगा। ये कंडीशन है। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ निकाला जाता है। इससे जैसे एचसीएफ भाग विधि से निकाला जाता है, सब कुछ वैसे ही करना है, बस इसमें केवल स्टेप लिखते चले जाना है। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके प्रयोग करके 616 तथा 32 का मासा ज्ञात कीजिए, या एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इनका एचसीएफ निकालने का। तो एचसीएफ कैसे निकालना है, तो सबसे पहले इसमें से जो सबसे छोटी संख्या होती है, अगर 2 संख्या है तो 2 संख्याओं में, अगर 3 संख्या है तो 3 संख्या में, छोटी संख्या को हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं। ये हो गया 32 और ये हो गया 616। ठीक है, इसको जो हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में गया, कितना हो गया 32, माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ से एक हासिल लेके आया 11 हो गया, 11 से 2 गया आपका 9, एक यहाँ से 5 बचा, 5 से ये हो गया 29। ये कितनी बार में जाएगा भाई, ये जाएगा आपका 7 बार में, 7 दूनी 14, 4 हासिल लेकर आ गया, 7 त्रिक 8 बार में चला जाएगा, 8 त्रिक 24, 9 बार में जाएगा, 9 बार में, सॉरी 9 दूना 18 हो गया। ठीक है, एक आ गया यहाँ से 9 त्रिक 27, एक कितना हो गया 28, माइनस करते हैं कितना बचेगा, यहाँ पे हासिल लेके आएंगे, यहाँ पे बचा आपका 16 हो गया, 16 8 और कुछ बचा नहीं, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेप फर्स्ट ये करते हैं कि जैसे आपका यहाँ पे लिखेंगे 32 तथा 616 का मासा, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड लेमा डिवीजन विधि से, यूक्लिड विभाजन, यह लेमा विभाजन प्रमेयिका से,
बताइए यूक्लिड लेमा डिवीजन मेथड क्या है आपका कि ए बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पे कंडीशन है आपकी r ये तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और हमेशा किससे b से छोटा होगा। इसी कंडीशन पे अप्लाई करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट हम लोग लिखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना हो 616 की, तो 616 यहाँ पे आ जाएगा बराबर, अगर इसकी वैल्यू निकालना तो क्या लिखेंगे, इसका गुणा हो जाएगा आपका 32 गुणे 19 प्लस हो जाएगा आपका रिमाइंडर कितना आया 8, ये हो गया। और ये प्रोसेस हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ आपके अभी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आगे करते रहेंगे। तो ये हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अभी, ये यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अभी इसमें शेषफल 0 नहीं आया है। अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एक मिनट देख के बताएंगे, पीछे दिख रहा है नीचे यहाँ पे, ठीक है ठीक है। ये एक बार फिर से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक आ गया था, तो ये जो आपका मिटा दिया मैंने, चलो ठीक है। अब ये आ गया रिमाइंडर, ये हमने किससे डिवाइड किया था 32 को, तो अब आपको क्या करना है 8 से किसको 32 को डिवाइड करना है। जो यहाँ पे 32 आपने लिखा था और यहाँ पे लिखा था आपने 616 और 19 बार में गया था, कितना आया था आपका ये, ठीक है, यही पूरा माइनस किया था, कितना आ गया था आपका कितनी बार में गया था 32 आया था, ये माइनस किया था उतना आया था। अब यहाँ पे हम लोग 32 से डिवाइड करेंगे, तो वही 32 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कितनी बार में जाएगा 8 चौक 32, पूरा आपका रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो इधर हम लोग लिखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे स्टेप सेकेंड स्टेप क्या है यहाँ पे, सेकेंड स्टेप वही है सब कुछ यूक्लिड लेमा। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 32 की वैल्यू, क्योंकि 32 है बीच में, तो 32 बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना 8 गुणे 4 और प्लस हो जाएगा आपका रिमाइंडर कुछ नहीं मतलब 0, इसका गुणा कराएंगे और ये हो गया। ये प्रोसेस हमने बताया तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। अब 0 आ गया है तो यहाँ पे लिख देंगे अतः शेषफल 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे जो आपका SCF निकालना था तो SCF कितना हो जाएगा, जो ये वैल्यूज लिखी हुई है ये आपकी SCF हो जाएगी, कितना हो गया 8, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना है SCF निकालना है, ठीक है। ये था आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर में जो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ाई गई वो समझ में आ गई होगी, और इसके जो नंबर्स संख्याएं थी, संख्याओं के प्रकार थे वो भी समझ में आए होंगे, और वास्तविक संख्या के बारे में भी समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।